हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, जो एनटीपीसी 2025 हुआ है हमारा, उसके पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। किसके? हिस्ट्री के पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो अभी अभी हाल फिलहाल एनटीपीसी 2025 के अंदर पूछे गए हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि ये है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है? क्योंकि अब एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का तो हो गया, पर अब है ना 10+2 वाला 12th लेवल वाला अभी बचा हुआ है। तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और जो CBT 2 होगा इसका एनटीपीसी का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत चांस है। तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और इससे भी रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा विस्तार के अंदर समझ लेंगे, डिटेल के अंदर, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यशोवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है। तो ये किस स्थान से मिलता है? ये गया के अंदर मिलता है। और गया कहाँ पे स्थित है? गया कहाँ पे? गया है बिहार के अंदर स्थित है। बिहार के अंदर जो गया है, उसके अंदर 554 ईसा के हर्ष शिलालेख के यशोवर्मन के उदय उदय का उल्लेख मिलता है। तो इसके अंदर यशोवर्मन का नाम, जो मध्यकालीन भारत के मालवा क्षेत्र का राजा था, यानी यशोवर्मन कौन थे? तो यशोवर्मन थे मध्यकालीन भारत के मालवा क्षेत्र के राजा थे। और यशोवर्मन आपको वंश भी पूछ सकता है कि यशोवर्मन किस वंश के थे। तो यशोवर्मन है ना मोखरी वंश के, मोखरी वंश के शासक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें ये यशोवर्मन के बारे में पूछ लिया तो इसके वंश भी पूछ सकता है, कौन से वंश का था। तो यशोवर्मन थे मोखरी वंश के। और ये किसके समकालीन हुए थे? हर्षवर्धन के समकालीन इन्होंने शासन किया था। और ये गया बिहार के अंदर जो कौन था? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के समय। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? यानी जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो बस बहुत ही कम थी। जो स्वतंत्रता के समय 30 से 32 वर्ष ही थी। और ये किसके कारण थी? ये क्योंकि उस टाइम है ना बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बीमारी थी। क्योंकि बीमार होते थे तो उसका इलाज करवा पाते नहीं थे, इससे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। और कुपोषण था, और अशुद्ध पानी वगैरह, ये भी खाने के अंदर भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो इसके कारण क्या थी? जीवन प्रत्याशा 30 से 32 वर्ष ही थी। और जाति के समय जो 1000 बच्चे हैं ना, उसमें से 200 से अधिक की मृत्यु है ना 5 वर्ष से पहले, यानी 5 वर्ष से पहले ही है ना वो मर जाते थे। 200 से 1000 में से 200 बच्चे 5 वर्ष से पहले ही मर जाते थे। इसलिए इनकी जीवन प्रत्याशा 30 से 32 वर्ष हो गई। अब इम्पोर्टेंट ये है बहुत ही ज़्यादा, कि आज 2024 के अंदर बाद की जीवन प्रत्याशा क्यों हो गई है? 70 प्लस हो गई है। 70 वर्ष प्लस हो गई है। जो पहले कितने थी? स्वतंत्रता के समय 30-32 वर्ष ही थी। और इससे सुधार लाने के लिए क्या किया था? एक स्कीम भी चलाई गई थी और केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ था? 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना। पहले तो हम जाने कि ये ध्रुव सेन था कौन। ध्रुव सेन है मैत्रक वंश का शासक था। ध्रुव सेन कहाँ का शासक, कौन से वंश का शासक था? मैत्रक वंश का शासक था। और इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? धारापट उसका उत्तराधिकारी था। इसकी राजधानी भी पूछ सकते हैं। तो मैत्र वंश की राजधानी कौन सी थी? वल्लभी थी। और अब जो बोला जाता है अब कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अंदर है। और यह वंश गुप्तोत्तर काल में उभरा और बौद्ध धर्म का समर्थन है। ये भी पूछ सकते हैं कि मैत्रक वंश किस धर्म का समर्थक था? तो धर्म का मैत्रक वंश बौद्ध धर्म का समर्थन करता था। अब आज देखिए ये दोबारा रिपीट हो गया ना, मोखरी वंश। मोखरी वंश, और इसके अंदर पहले क्या था हमारा, कि इसके अंदर भी आया था ना हमारे मोखरी वंश। हाँ, ये आया था, ये यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन सा? मालवा के मोखरी वंश का था। और मोखरी वंश के बारे में दोबारा यानी रिपीट क्वेश्चन हो गए बार बार, इसीलिए मैं आपको इसकी जो और रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो साथ साथ कराए जा रहा हूँ। कि 502 ईस्वी में मोखरी वंश का पहला भूमि अनुदान किसने दिया था? तो 502 ईस्वी में पहला भूमि दान दिया था, किसने दिया था? द्रोण सिंह ने दिया था। द्रोण सिंह
यह दान प्रमाण है कि मोखरी उस समय का उभरता हुआ क्षेत्रीय शक्ति बन चुका था। भूमि अनुदान से ब्राह्मणों और राजा के संबंध मजबूत होते थे। इस और ये भी पूछ सकते हैं कि भूमि अनुदान की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो दुत्तक अभिलेख से। किससे? दुत्तक अभिलेख से हमें किसी भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। अब आ जाता है विदेश विदेश सेवक होम की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। तो ये कौन सा हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आंदोलन है? कौन सा? गद्दर आंदोलन। गद्दर आंदोलन से संबंधित था। कौन था? गद्दर आंदोलन। विदेश सेवक होम। गद्दर आंदोलन पूछ रहे तो गद्दर आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गद्दर आंदोलन की स्थापना हुई थी 1913 के अंदर हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और किस किसने की थी? प्रमुख नेता कौन थे? एक प्रमुख नेता जो हमारे तो लाला हरदयाल थे, और उनके साथ कौन कौन थे? रामचंद्र और करतार सिंह थे प्रमुख नेता। और ये गद्दर आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? गद्दर आंदोलन उन भारतीयों के द्वारा चलाया जाता था जो विदेश के अंदर रहते थे। अब आ जाता है मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो मस्की, हमें ये पूछ ले कि मस्की कहाँ पे है? मस्की अभिलेख शिलालेख कहाँ पे है? तो हम बता दें कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? सी बिडोन ने इसकी खोज की थी। और अगर हम इसको थोड़े से ट्रिक से याद करें तो अब देखो, मस्की को हम, वो पहले गाना आता था ना, मसक कली मसक कली मसक कली, मसक कली से रिलेट करेंगे। मसक कली, ये डॉन है ना, डॉन बोलता है कि मैं है ना वो मसक कली को लेके जाऊंगा। तो मस्की नाम आ जाए, मस्की को किससे रिलेट करेंगे? मसक कली। और कली को कौन लेके जाता है? बस डॉन। तो सी बिडोन। और मस्की कहाँ पे है? मस्की कर्नाटक में स्थित है, जहाँ से अशोक के नाम वाला शिलालेख मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि यह पहला शिलालेख था जहाँ अशोक का वास्तविक नाम मिला। यानी हमें ये भी पूछ सकते हैं कि वह कौन सा शिलालेख है जहाँ पे हमें अशोक का वास्तविक नाम का पता चला, तो हम क्या बोल देंगे? मस्की और इसकी मस्की की खोज किसने की थी? तो मस्की को किससे रिलेट करेंगे? मसक कली से रिलेट करेंगे। और मसक कली को कौन लेके जाएगा? डॉन। यानी कौन सा होगा? सी बी डॉन। आगे बात समझे तो हमारा 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अध्यक्ष कौन था? अब ये बता देंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था क्या, इसके बारे में देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक संस्था थी जिसके अंदर क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके कार्यभारों को संभाल रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसके। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो थे, दो बनाया गया 1784 एक्ट के द्वारा है ना, दो बोर्डों की स्थापना की गई थी। फर्स्ट था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दो संस्था की स्थापना की गई थी। और ये पूछा जाता है कौन से एक्ट के तहत? 1784 एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर क्या पूछा है कि 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष कौन था? हेनरी डंडास। कौन था? हेनरी डंडास थे। आगे बात समझ में। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से बना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के पास केवल प्रशासनिक अधिकार, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और हेनरी डंडास को क्या है? भारतीय मामलों का प्रमुख कहा जाता है। अगर हमें पूछ ले कि भारतीय मामलों का प्रमुख किसे कहा जाता था, तो हेनरी डंडास को क्या कहा जाता था? भारतीय मामलों का प्रमुख कहा जाता था। मैं थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ, ये तेज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे थोड़े ही दिन रहे हैं, और हमें है ना इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर है ना 260 प्लस क्वेश्चन है। और 260 प्लस क्वेश्चन के लिए हमें 5 क्लास लग जाएगी, क्योंकि मैं है ना 50-50 के सेट करा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में, 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में। ये आपको है ना बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हमारे कि पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी कब लिखा गया था? तो ये कब लिखा गया था? पहली शताब्दी के अंदर लिखा गया था। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर भारत और रोम के बीच जो
समुद्री व्यापार होता था ना, उसका उल्लेख है इसके अंदर किया गया है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी ये भी पूछ सकते हैं, तो ये किस भाषा में लिखी गई थी, ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। आगे बात समझे। और किसके बारे में है, यह भारत और रोम के बीच समुद्री व्यापार के बारे में है, और इसकी लिखा कब गया था, तो इसे हम इससे पहली शताब्दी के अंदर इसे लिखा गया था। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा धीरे बढ़ा लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित संघ छत्रप्रजा कौन था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। और रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद ही क्या हुआ था, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी, तो पुलकेशिन रुद्र सिंह तृतीय की क्या हुई थी, उन्होंने मृत्यु की थी, पराजित किया था, और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और अगर ये भी पूछ सकता है उल्टा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो विक्रमादित्य की उपाधि की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देख लो कि असम केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, असम केसरी की उपाधि दी गई थी अंबिका गिरी राय चौधरी को दी गई थी। ये कौन थे, तो ये है ना असम के क्रांतिकारी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसका असमिया भाषा के अंदर विकास में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए असम केसरी की इनकी उपाधि दी गई। तो असम केसरी किसे बोलेंगे, देखियो असम केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, असम केसरी हमारे कौन थे, तो असम केसरी पूछ रहे तो हमारे असम केसरी थे अंबिका गिरी, अंबिका गिरी और राय चौधरी, राय चौधरी, जो दो चौधरी होते हैं उनको उपाधि मिलती है। तो असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी को उपाधि मिली थी, क्योंकि और क्यों मिली थी, क्योंकि असमिया भाषा के प्रचार प्रसार में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अब आ रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले संघ को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था, यानी संघ है ना, संघ जो भारत में प्रवेश किए थे उससे पहले इसको किसने पराजित किया था, तो यूचिस एक जनजाति थी जिसके द्वारा संघ को पराजित किया गया था, और उसके बाद में भारत के अंदर प्रवेश किया था। यूचिस कौन थे, तो यूचिस को है ना कुषाण वंश के पूर्वज माने जाते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भारत में प्रवेश करने से पहले संघ को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया, तो यूचिस ने किया था, और यूचिस कौन से, कुषाण वंश के पूर्वज थे। अब आ रहा है कि कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगमों की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगमों की स्थापना हुई थी 1726 के अंदर। कब हुई थी, 1726 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर कलकत्ता और बॉम्बे दो ही नगर दिए गए हैं। उस समय क्या प्रेसिडेंसी टाउन कहलाते थे, इनको प्रेसिडेंसी टाउन कहलाते थे। कौन कौन से थे, तीन थे, बॉम्बे हो गए जो आज का मुंबई है, और मद्रास हो गया, और कलकत्ता। ये तीन थे जिन्हों नगर निगमों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1726 के अंदर की थी। यह भारत में स्थानीय शासन की नींव थी। और अब आजा सिंह फोर्स विद्रोह है, किस राज्य से संबंधित है, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहले हम आराम से पढ़ेंगे कि सिंह फोर्स जनजाति असम की सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, और इनकी सिंह फोर्स विद्रोह कब हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी में, 19वीं सदी में। किस टाइम, 1830 से और 1840 के बीच में ये संघर्ष चला था। और ये क्यों चला था ये पूछ ले तो चाय बगानों के लिए भूमि हड़प रहे थे। तो ब्रिटिश है ना, जो अंग्रेज, वो चाय बगानों के लिए भूमि हड़प रहे थे असम के अंदर, इसलिए सिंह फोर्स विद्रोह हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था, असम। असम को कैसे याद करेंगे, देखो जो यानी सम्मान होते हैं ना, व्यक्ति सम्मान करते हैं, लोग समान व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी क्या विद्रोह नहीं करते, क्योंकि सबको एक नज़रों से देखते हैं, वो विद्रोह नहीं करते। जो असम होते हैं ना, यानी असम जो असमान देखते हैं, असम होते हैं ना, वही विद्रोह करते हैं। और विद्रोह का सिंह फोर्स यानी सिंह फंसाते हैं। सिंह फंसाने का मतलब विद्रोह करना, यानी सिंह फोर्स। सिंह कौन फंसाते हैं, जो असम लोग होते हैं वही सिंह फंसाते हैं, सिंह फोर्स।
तो सिंह फौज से कैसे याद करेंगे, सिंह फौज कौन फंसाते हैं, सिंह असम लोग होते हैं जो वो ही फंसाते हैं। तो सिंह फौज किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। और कौन सी सदी में हुआ था, तो 19वीं सदी के अंदर प्रारंभ में हुआ था। और कब तक, 10 साल तक चला था, 1830 से 1840 के बीच। और क्यों चला था, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, वो चाय बागानों के लिए जो भूमि है उनको हड़प रहे थे, इसलिए किया गया था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद पर आधिपत्य प्राप्त हुआ, तो कौन सा एक्ट था, 1793वां एक्ट था। यह फिर से एक्ट इंडिया का 1784 का ही विस्तार था। 1784 के विस्तार, 1784 में क्या था, मैंने पहले ही बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो बनाए गए थे। अब ये आ गया 1820-21 में झारखंड में किस जनजातीय समूह ने विद्रोह किया था। आपने एक बात नोटिस की, जो जनजातीय समूह विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह वो बहुत ज़्यादा इस बार पूछ गए, तो इनको है ना तो रट के ही जाना। 10+2 वाले यानी 12th लेवल वाले जो एग्जाम है ना उनका अगस्त में, वो तो रट के ही जाना, क्योंकि पक्का एक क्वेश्चन पढ़ने वाला है इसके अंदर। यानी 1820-21 में झारखंड में किस जनजातीय समूह ने विद्रोह किया था, तो हो जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। और ये क्यों किया गया था, यह विद्रोह अंग्रेजों की जबरन कर वसूली और शोषण के खिलाफ किया गया था। और कहाँ पे, सिंहभूम क्षेत्र झारखंड में किया था। और इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो 1820-21 में कौन सा विद्रोह हुआ था, ये भी हो जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। किस विद्रोह की जड़ ताड़ी पेड़ों पर अधिकार छीनने में थी, तो कोया विद्रोह। कोया विद्रोह कहाँ का था, कोया विद्रोह ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में हुआ था। और कोया कौन है, कोया एक आदिवासी जनजाति है। और कोया विद्रोह हुआ क्यों था, क्योंकि जो ताड़ी के पेड़ है उनसे वंचित कर दिया गया था अंग्रेजों ने, तो उसके आक्रोश में क्या हुआ था, कोया विद्रोह कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में हुआ था। और कोया क्या आदिवासी जनजाति है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रशासनिक सेवा के भारतीयकरण की मांग हुई, तो कांग्रेस का जो 1850 का फर्स्ट अधिवेशन था, 1885 का जो प्रथम अधिवेशन था, उसके अंदर की गई थी। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। और यह कहाँ पे हुआ था, ये गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे के अंदर हुआ था। ये भी पूछा जाता था, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, 1885 के अंदर हुआ था। और 1885 के पहले ही अधिवेशन में यह मांग की गई थी कि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में स्थान मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नागगर विद्रोह यानी कितने विद्रोह हो गए इसके अंदर। नागगर विद्रोह कब हुआ था, तो नागगर विद्रोह पहले तो हम देखेंगे कि नागगर विद्रोह है कहाँ का है। अब डेट पूछ ली कब हुआ था, तो नागगर विद्रोह कब हुआ था, 1830 और 31 में हुआ था। किस सदी कौन सी है, 19वीं सदी है। और कौन से प्रांत, कौन से राज्य, कहाँ पे हुआ था, तो कौन से शहर में हुआ था, तो मैसूर में हुआ था। इसका एक ट्रिक बना देता हूँ कि नागगर विद्रोह है। नागगर से हम क्या समझ सकते हैं, नागगर नहीं, नागगर जो नंगा होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोल लो नंगा। नागगर को हम किससे रिलेट करेंगे, नंगे से रिलेट करेंगे। अगर कोई नंगा होके जाएगा कहीं बाजार कहीं और विरोध करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा। मशहूर मतलब मशहूर हो जाएगा। मशहूर का मतलब क्या है, प्रसिद्ध हो जाएगा। यानी मशहूर में नंगा होके जाएगा तो क्या हो जाएगा, मशहूर। यानी कहाँ पे हुआ था नागगर विद्रोह, कहाँ पे हुआ था, मैसूर के अंदर। और कब हुआ था, 1830-31 में। तो नागगर विद्रोह है। नागगर को किससे रिलेट करेंगे, नंगा से। और नंगा होके जाएगा तो क्या हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा। यानी मैसूर के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, तो 1830-31 में हुआ। और सदी कौन सी है, तो 19वीं सदी। आगे बात समझे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये किस किस कारण हुआ था, यह दक्षिणी भारत का प्रमुख महत्वपूर्ण किसान आंदोलन माना जाता है। और यह हुआ था ब्रिटिश द्वारा लगान और वन कानून के कारण हुआ था। ये
1921 में किस संस्था की स्थापना राजकुमारों के लिए हुई थी? तो राजकुमारों का चैम्बर राजकुमारों का चैम्बर के 1921। अगर आपको पूछ ले कि राजकुमारों का चैम्बर संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी 1921 में? ये इसलिए हुई थी कि क्योंकि जो देसी रियासतें थी उनके राजकुमारों का ना जो सीधा है ना वो ब्रिटिश है यानी अंग्रेज है, उनके साथ है ना बातचीत होने के लिए ये राजकुमारों का चैम्बर संस्था की स्थापना हुई थी, जिससे कि ब्रिटिश के अंदर और जो राजा है उनके अंदर है ना वो मतभेद ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी राजकुमारों का चैम्बर। किस आदिवासी नेता को फांसी नहीं दी गई बल्कि देश निकाला दे दिया गया था? तित्रोत सिंह थे। और तित्रोत सिंह कहाँ के थे? ये खासी जनजाति के नेता थे। और खासी जनजाति कहाँ की है? असम क्षेत्र की। यानी असम के अंदर एक विद्रोह हुआ था, असम क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था। और किसके? खासी जनजाति के नेता थे। कौन थे? तित्रोत सिंह। तित्रोत सिंह थे। और कहाँ कहाँ पे भेज दिया गया था इनको? फांसी नहीं दी गई बल्कि कहाँ पे भेज दिया गया था इनको? बर्मा के अंदर भेज दिया गया, म्यांमार बर्मा से निर्वासित किया गया था। मोहनजोदाड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किससे बनी है? तो वो मोहनजोदाड़ो के अंदर किससे बनी है? पत्थर से बनी है जो मूर्ति बनी है। मोहनजोदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो है सिंधु घाटी की प्रमुख नगरी है जो मोहनजोदाड़ो। और अगर अब इसको क्या बोलते हैं? प्रिस्ट किंग भी कहा जाता है। अगर हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रिस्ट किंग की मूर्ति कहाँ से मिली, तो हम मोहनजोदाड़ो से प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है हमें। इस शंख राजा को पराजित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो अब शंख राजा कौन से थे हमारे? कौन से राजा थे? हमने पीछे प्रश्न पढ़ा था कौन से? रुद्र सिंह तृतीय थे, जिनको किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद में इनको क्या दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। और इन्होंने किनसे विवाह? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किनसे विवाह किया? कुबेर नागा से विवाह किया, कुबेर नागा। और कुबेर नागा कौन थी? कुबेर नागा थी नागवंश की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। देखो बार बार रिपीटेड होते हैं ना एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन। ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाला सेकंड बार हो गया ना। पहली बार तो आया था हमारे पास कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। तो उसके बाद में क्या किसकी उपाधि धारण कर ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और बाद में विवाह किससे किया था? कुबेर नागा से विवाह किया था। और कुबेर नागा कौन सी? नागवंश की राजकुमारी थी। और ये एक टाइप का राजनीतिक विवाह था, क्योंकि इससे गुप्त वंश और नागवंश के अंदर अच्छी दोस्ती हो गई थी। किस एक्ट के द्वारा भारत के आंतरिक सरकार के लिए कानूनों की संहिता बनाई जा सकती थी? कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। देखो 1784 एक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। 1784 मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस एक्ट में क्या था। इसके अंदर दो बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन थे? ये है ना जो कंपनी थी ना उसका नियंत्रण रखते थे। देखो इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना, आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बने। नायक दास विद्रोह से असत्य कथन कौन सा? कोई बात नहीं। ये कौन सा? नायक दास विद्रोह कब हुआ था? नायक दास विद्रोह हुआ था 1858 में हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ नायक दास विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1858 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, गुजरात के उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ? 1858 के अंदर हुआ था। और किसके? ये 1800 रापा नायक ने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे पूछ सकते हैं अब की बार कि रापा नायक किस विद्रोह से संबंधित है? तो रापा नायक किसके प्रमुख नेता थे? नायक दास विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और
1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था, ये क्या है, गलत है इसके अंदर। और ये कब स्टार्ट होता है, 1858, यानी 1857 की क्रांति के तुरंत बाद में कौन सा हुआ था, हमारा नायक दास विद्रोह हुआ था। और कब हुआ, 1858 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये एक करंट का क्वेश्चन है। 2025 में नेताजी की 128वीं जयंती पर मुख्य समारोह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बाराबती किला, कटक उड़ीसा में हुआ था। और बाराबती किला कटक उड़ीसा कौन था, इनकी कटक उड़ीसा है ना, वो सुभाष चंद्र की जन्मस्थली है। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली के होने के कारण यहाँ पे एक समारोह आयोजित किया गया था। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, पराक्रम दिवस भी बनाते हैं। अब आ जाता है बारासात विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहले तो हम देखेंगे बारासात विद्रोह हुआ कब हुआ था। तो बारासात विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1831 के अंदर हुआ था। आगे बात समझ, कब हुआ था, 1831 में हुआ था। और इसको किसने किया था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, इसके प्रमुख नेता थे टीटू टीटू और मीर, टीटू मीर। अब देखो इसकी ट्रिक बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि विद्रोह याद रखने थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो 12/7, तो 12/7, 12/7 को किससे रिलेट करेंगे हम, 12/7 को हम रिलेट करेंगे बरसात से। किससे करेंगे, बरसात से। और बरसात होती है जब क्या होता है, मेंढक निकलते हैं बाहर, मेंढक बाहर निकलते हैं और बाद में क्या करते हैं, टीयू टीयू करते हैं, टीयू टिटू टिटू करते हैं। तो हम इसको किससे याद करेंगे कि बरसात, 12/7, 12/7 को करेंगे बरसात से रिलेट। और बरसात होगी तो मेंढक बाहर निकलेंगे और मेंढक क्या करते हैं, टिटू टिटू करते हैं। तो टिटू मीर, बरसात होगी तो क्या होगी, मेंढक बाहर निकलेंगे और मेंढक बाहर निकले टिटू। तो इसके नेतृत्व कौन करता, टिटू मीर इनका नेतृत्व कर रहा था। और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1831 के अंदर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और टिटू मीर कौन थे, तो टिटू मीर बंगाल के मुस्लिम किसान नेता थे। और ये जिन्होंने नील बागानों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। कब किया गया था, 1831 में किया गया था। और इन्होंने क्या, नील विद्रोह की नींव रखी थी। अब आ जाता है परमहंस सभा की स्थापना कब हुई। परमहंस सभा की स्थापना कब हुई, तो परमहंस सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1849 के अंदर की गई थी। 1849 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई थी, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई थी। और 1849 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्थापना की थी। और किसने की थी, तो हम बता देंगे इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। इनको कैसे याद करेंगे कि परमहंस सभा की स्थापना, परमहंस सभा कब की गई थी, स्थापना 1849 के अंदर की गई थी। और कहाँ पे की थी, महाराष्ट्र के अंदर की गई थी, महाराष्ट्र के अंदर। और किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग। यानी परमहंस, यानी हंस तो सभी होते हैं, यानी परमहंस बनने के लिए हमें कैसा बनने पड़ेगा, हमारी आत्मा होनी चाहिए राम जैसी, तब हम क्या बनेंगे, परमहंस बनेंगे। यानी तो इससे कैसे रिलेट करेंगे, परमहंस यानी हंस, परमहंस, हंस तो सभी बन जाते हैं। परमहंस बनने के लिए हमें आत्मा किसकी चाहिए, राम जैसी आत्मा चाहिए, भगवान श्री राम जैसी। तो इसको हम ऐसे रिलेट करें कि इसके संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। और इसे ये बाद में चलकर क्या हो गया था, ये प्रार्थना समाज से ही जुड़ गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना भी किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब आ जाता है उड़ीसा के खोंड विद्रोह के यंग राजा कौन थे। तो खोंड उड़ीसा के खोंड विद्रोह ये कब हुआ था, ये 1837 से 1855 ईस्वी तक चला था। और विद्रोही विद्रोही जब इसे क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे धरती के पुत्र। और उड़ीसा के खोंड विद्रोह के यंग राजा कौन थे, चक्रा बिसोई। अगर पूछ ले कि उड़ीसा के खोंड विद्रोह के नेता कौन थे या राजा कौन थे, चक्रा बिसोई थे। और अब आ जाते हैं, कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं सदी में नहीं हुआ था, तो हम बोल देंगे लुसाई विद्रोह है। तो लुसाई विद्रोह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लुसाई 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 विद्रोह कब हुआ था, तो लुसाई विद्रोह
ना कि 20वीं सदी में नहीं हुआ था, कब हुआ था? 19वीं सदी में, 19वीं सदी में हुआ था। और कब हुआ था? 1890 के दशक में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो मिजोरम के अंदर हुआ था। तो लोसाई विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मिजोरम के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 1890 के अंदर। और कब? 19वीं सदी के अंदर हुआ था। 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में किसकी नियुक्ति की मांग की गई? तो 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में विधान परिषद की मांग की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार औपनिवेशिक शासन के भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की थी। अब आ जाता है चुआर विद्रोह। विद्रोह बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चुआर विद्रोह, अब हम जानकारी लेंगे किसकी? चुआर विद्रोह किस जनजाति शामिल हुई थी? पहले तो हम देखेंगे ये कहाँ पे हुआ था। ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। और कब किया गया था? 1766 से 1816 के बीच में हुआ था। और चुआर का अर्थ क्या होता है? चुआर का होता है अर्थ जंगली लोग। और चुआर के प्रमुख नेता कौन से? चुआर विद्रोह के तो दुर्जन सिंह और राजा रघुनाथ जी से। अब इसके अंदर क्या जनजाति कौन सी थी? तो जनजाति चुआर को हम किससे रिलेट करेंगे? इसकी ट्रिक बना देता हूँ। चुआर, चुआर को हम रिलेट करेंगे चूहे से। चूहे से। और चूहा, चूहा कहाँ पे रहता है? भूमि के अंदर। तो भूमि के अंदर रहता है तो जनजाति कौन सी होगी? भूमि जनजाति हो गई। कौन सी जनजाति हो गई? भूमिज जनजाति। यही हमसे पूछा था कि चुआर विद्रोह किस जनजाति ने किया था? तो भूमिज जनजाति ने किया था। और चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1766 से 1816 के बीच में किया गया था। अब आता है तख्त ए बही शिलालेख किसका उल्लेख करता है? तो तख्त ए बही शिलालेख क्या है? ये कि एक प्राचीन बौद्ध मठ है तख्त ए बही। और इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? गोंडो फेरनिस का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। और ये है ना पार्थियन राजा थे गोंडो फेरनिस। आगे बात समझे तो अगर हमको आगे ये पूछ सकते हैं कि तख्त ए बही क्या है? तो ये हम क्या पूछते हैं? ये एक प्राचीन बौद्ध मठ है। और इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? तो गोंडो फेरनिस का हमें इसके अंदर उल्लेख मिलता है। अब ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो नगर पालिका शासन की शुरुआत हुई 1687 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे ने पहला नगर पालिका शासन लागू किया था। और आगे हमें ये भी पूछ सकता है कि पहला नगर पालिका शासन कहाँ पे लागू हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर पहला नगर पालिका शासन हुआ था, लागू हुआ था। और कब हुआ था? 1687 के अंदर हुआ था। और 1726 के अंदर क्या किया गया था? 1726 के अंदर तीन प्रेसिडेंसी नगर बनाए गए थे। और तीन प्रेसिडेंसी नगर कौन कौन से बनाए गए थे? हमने पहले ही पढ़ा था, कलकत्ता और बॉम्बे और एक कौन सा था? मद्रास। ये तीन बनाए गए थे। गुप्त अभिलेखों में उल्लेखित त्रिभुक्ति क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? त्रिभुक्ति कहाँ पर है वर्तमान में? ये है बिहार के अंदर स्थित है। बिहार के अंदर, बिहार का भागलपुर क्षेत्र है ना, उसके अंदर क्षेत्र है। भागलपुर क्षेत्र के अंदर स्थित है। क्या है? त्रिभुक्ति। और त्रिभुक्ति यह नाम त्रिकोणीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त था। कई गुप्त शिलालेखों में इसका जिक्र किया गया है। तो त्रिभुक्ति कहाँ पे है? तो बिहार के अंदर है त्रिभुक्ति। और किस क्षेत्र के अंदर? भागलपुर क्षेत्र के अंदर स्थित है। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने श्रम कानून और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी? 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में जो कांग्रेस का कौन सा था? फर्स्ट अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। और एक स्थान कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर बॉम्बे के अंदर हुआ था। और ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो 72 यानी 72 थी। और ये क्या? प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त किया गया था? प्रीवी पर्स था क्या? प्रीवी पर्स एक था जो
देशी रियासतें थी, उनकी राजा थे ना, उनको है ना निजी वार्षिक राशि दी जाती थी, और वो उन्हें प्रिवी पर्स कहा जाता था। तो 1971 के अंदर है ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने ये समाप्त कर दिया गया था कि कोई अब किसी भी देशी रियासतों के राजा को कोई भी धनराशि या निजी वार्षिक राशि नहीं दी जाएगी। ये और किस संविधान संशोधन था? 26वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये भी पूछ सकते हैं कि प्रिवी पर्स की किस वर्ष समाप्त किया गया था और किस संविधान संशोधन? तो 26वां संविधान संशोधन था, 26वां। और कौन सा? 1971 के अंदर। और प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स हो जाता है कि देश रियासतों के राजाओं को मिलने वाली निजी वार्षिक राशि को हम प्रिवी पर्स कहते हैं। अब रोलेट एक्ट कौन सा प्रावधान नहीं था, यानी रोलेट एक्ट क्या था? ये रोलेट एक्ट के बारे में अपन पहले जानकारी लेते हैं। रोलेट एक्ट ना एक प्रकार का एक नियम था, कानून था, जिसके अंदर बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अंदर और बिना कार्रवाई के सुनवाई के अंदर, किसके अंदर? जेल के अंदर इसको बंद कर दिया जाएगा। यही क्या था? रोलेट एक्ट था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1919 के अंदर हुई थी। और इसी के विरोध के अंदर अमृतसर के अंदर, अमृतसर में क्या हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर है ना, एक शांतिपूर्वक सभा आयोजित की गई थी, और उस सभा को देख के ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर मासूमों की गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। सभी के सभी मासूमों की गोली चला के हत्या की गई थी। और ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और क्यों हुआ था? रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट ये था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कार्रवाई और बिना मुकदमे के जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। यही क्या था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसके विरोध में ही गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया था। आगे बात समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा तेज बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। इसके अंदर प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे तो हमारा भूगोल भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भूगोल की क्लास, पॉलिटी की क्लास भी लाई जाए, तो आप मेरे को बता देना। और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। अब ये बोले हैं कि 1881 में किस रियासत में प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी? तो कौन सी में? मैसूर के अंदर प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। 39 क्वेश्चन क्या है? अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है? तो अरविंद घोषों से संबंधित है। और हमें अब की बार ये पूछ सकता है कि अलीपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 के अंदर अलीपुर कांड हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा ये अलीपुर कांड किया गया था। और इसके अंदर और कौन से साथी, कौन से? अरविंद घोष के साथी थे प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस भी इस बम कांड से जुड़े हुए थे। यानी अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 के अंदर हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इनका साथ किसने दिया था? खुद्दीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने इसका साथ दिया था। और बाद में है ना, अरविंद घोष ने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो लोग बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं। पर अब की बात पूछा जाएगा इसके अंदर। अब आता है भील विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? फिर से आ गया। पहले तो हम जानेंगे कि भील विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था। तो भील विद्रोह है ना, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है ना, उनके सीमा क्षेत्र में हुआ था। और भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह भील विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता ने कौन थे? सेवी राम। अगर हमें पूछ ले कि सेवी राम किस विद्रोह से संबंधित है, तो हम क्या बोल देंगे? भील विद्रोह से। और वो कब हुआ था? 1818 के अंदर हुआ था। भारत का एक लंबा चलने वाला आदिवासी विद्रोह था ये। और अब आ जाता है हमें वाकटक वंश प्रारंभ में किसके अधीनस्थ था? तो वाकटक वंश किसके प्रारंभ में था? गुप्तों के अधीनस्थ काम करता था। और वाकटक वंश का उल्लेख है ना, कालिदास के मेघदूत के अंदर मिलता है। यानी कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? वाकटक वंश का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अजंता गुफाओं का संरक्षण किया था।
1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार विधायी परिषद में कितने सदस्य जोड़े गए थे? तो कितने सदस्य जोड़े गए थे? 4 सदस्य जोड़े गए थे। बस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखो, तख्त ए बही शिलालेख किस स्थान से संबंधित है? ये वापस से आ गया ना, तख्त ए बही शिलालेख। ये कहाँ से? गांधार से संबंधित है। और ये क्या है? बौद्ध मठ स्थल है। और इसके अंदर क्या है? यहाँ से गोंडोफेरनिस पार्थियन राजा था, उनका नाम का भी उल्लेख मिलता है। और ये है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भी ये शामिल है। तो फिर से तख्त है बही शिलालेख, ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से है। पहले तो किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहाँ पे स्थित है? गांधार में। और वर्तमान में गांधार कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो इसके अंदर हमें मिलता है गोंडोफेरनिस का राजा का उल्लेख मिलता है। पार्थियन राजा थे। और कौन से थे? फर्स्ट यानी पहली सदी के राजा थे। पहली सदी के राजा थे। बिन अहमद किस वंश के वंशज होने का दावा? सैयद वंश के होने का दावा करते हैं। यह बिन अहमद तैमूर के भारत आगमन के बाद सैयद वंश के समर्थक थे। उन्होंने खुद को मोहम्मद साहब का भी वंशज बताया था। और सैयद वंश है। सैयद वंश दिल्ली का सल्तनत का अंतिम वंश था। अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो सैयद वंश था। और सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्जर खान ने इसकी स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्जर खान ने की थी। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि कर किससे वसूला जाता था? तो ग्राम प्रधान होता था ना, उससे महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूला जाता। शुरुआत कब हुई थी महलवाड़ी व्यवस्था की? 1822 के अंदर हुई थी। और किसने? होल्ट मैकेंजी के द्वारा हुई थी। सबसे अशोक के धर्म का क्या अभिप्राय है? यानी अशोक के धर्म का अभिप्राय क्या, तात्पर्य क्या है इसका? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, परंतु अपने शिलालेखों में धर्म को नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता व प्रजा सेवा के रूप में प्रस्तुत किया था। वो धम्म महामात्र नियुक्त किए गए थे। अशोक के बाद किसने गद्दी संभाली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इतना जिक्र करते नहीं। तो अशोक के बाद में किसने? उसके पोते दशरथ ने क्या संभाली थी? गद्दी संभाली थी अशोक के बाद। और हमें पता है अशोक ने बाद में त्याग दिया था। अशोक बौद्ध धर्म की तरफ चला गया था कलिंग युद्ध के बाद। और दशरथ उसके अशोक के बाद किसने गद्दी संभाली थी? अशोक के बाद अशोक के पोते ने गद्दी संभाली थी। और इसे इतना राज नहीं किया था, कमजोरी था। और इसलिए इसका शासन मगध और विदिशा तक ही सीमित रह गया। भारत में मृत्यु दर गिरावट व उच्च जन्म दर वाला चरण कौन सा था? यानी मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर क्या बढ़ गई, ये कौन सा चरण था? ये चरण था थर्ड चरण था। और किसके बीच था? 1951 के बीच, 1981 के बीच में क्या हुई? बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी और मृत्यु दर कम हो गई। मृत्यु दर तो कम होने की ये क्योंकि स्वास्थ्य टीकाकरण सेवाएं अच्छी हो गई थी। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहाँ दिया वह स्तूप कौन सा था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? धम्मेक स्तूप में दिया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? सारनाथ के वाराणसी में स्थित है। और जो उपदेश दिया था तो उन्होंने क्या? धम्म चक्र प्रवर्तन बोला था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या बोला था? धम्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। और धम्मेक स्तूप दिया गया, धम्मेक स्तूप में दिया गया। तो धम्मेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ के वाराणसी में स्थित है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 1857 में संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी ये रेलवे के है ना, आरआरबी के जो एसआई, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे ना, उसके अंदर बहुत ही मात्रा में 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया था। तो इसके 1800 संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सुरेंद्र शाही ने किया था।
उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में सुरेंद्र शाही ने अंग्रेजों के खिलाफ लंबा सशस्त्र विद्रोह किया था। आगे बात समझे तो आज का, और उन्हें कई बार जेल में बंद कर दिया गया था, और गोंड जनजाति थे। कौन सी जनजाति के थे सुरेंद्र शाही? गोंड जनजाति के थे। तो आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे हम एंड करते हैं। 50 क्वेश्चन की क्लास हम कल लेके आएंगे। आप बता देना कि आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो शेयर कर देना और बता देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इसको परीक्षा में 2 बार भी देख के चले गए हैं तो आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होंगे। तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा धीमा पढ़ाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।